प्रिय दर्शकों, नमस्कार। एक बार फिर से उपस्थित हूं आप सबके सामने। आज रविवार है और कल के छोटे से कार्यक्रम में जिन लोगों ने भी डेट ऑफ बर्थ वगैरह दिया है उनमें से 10 कुंडलियों के साथ उपस्थित हूं। कैसी रही दीपावली आप लोगों की? और आने वाले जो त्यौहार बाकी शेष बचे हैं उनके प्रति भी आप लोगों को अपार श्रद्धा है और आप लोगों को बहुत शुभकामनाएं मैं देता हूं। हमारा ये चैनल देता है, हमारे सदस्य देते हैं और आप लोग भी जो लिखते हैं वो मुझे बड़ा अभिभूत करता है और बड़ा अच्छा लगता है। तो ये शुरू करते हैं। सबसे पहली कुंडली नीति वार्ष्णेय ने पूछा है कि इनका भाग्य साथ क्यों नहीं देता है। ऐसा नहीं है, सबका भाग्य उसके साथ ही होता है। आपके कर्म के आकर्षण की शक्ति कितनी तीव्र है कि अपने भाग्य को खींच सके, इस पर निर्भर करता है। आइए देखते हैं आपकी कुंडली क्या कहती है। नौ दिसंबर 1991 मुरादाबाद यूपी से सुबह 1:05 इनका जन्म समय है। AM लिखा है इन्होंने। एक ही बात बताता हूँ नीति जी, आपने पूछी है बात कि भाग्य साथ कब देगा, वो तो दे अभी भी रहा है। और एक बात बताऊं तो आपकी कुंडली कन्या लग्न की बनती है। इस जो आपने डिटेल भेजी है ध्यान से समझिएगा। कन्या लग्न की कुंडली बनती है। लग्न के अधिपति होते हैं बुध, जाकर के पराक्रम भाव में मंगल और सूर्य के साथ बैठे हैं। पर डिग्री में वो 22 अंश के और सूर्य भी 22 अंश के अस्त हो जाएंगे। वो तो अस्त होकर के वो कभी कभी निर्बल सा हो जाता है। अब यहाँ पे वो लग्न का अधिपति था और लग्न का अधिपति होकर के एक तो त्रिक भाव में बैठ गया, लग्नेश का त्रिक भाव में जाना, ऊपर से वो मंगल के साथ बैठे हैं। और यहाँ पे अगर मंगल को देखता हूँ तो वो मंगल आपकी कुंडली में 13 अंश का है, वो भी अस्त है। सूर्य से वो भी अस्त होंगे, यानी कि मंगल भी अस्त और बुध भी अस्त। पर बुध वक्री हुए हैं और उस पर अगर देखता हूं तो वो बुध जो लग्न के अधिपति होते हैं, यहाँ 6 नंबर लिखा है, वो गुरु से केंद्र में जा रहे हैं। तो ये एक आपकी कुंडली के लिए सकारात्मक माहौल बनता दिख रहा है। साथ ही साथ अगर आप इस कुंडली में जरा गौर से समझें तो यहीं सुख भाव पे राहु और चंद्रमा का ग्रहण लगा है। धनु राशि की बनती है यहाँ पे स्थिति, और यहाँ के अधिपति होकर के जो सुखेश बनते हैं वो गुरु बाहर जा रहे हैं, यानी कि 12वें, और उनके ऊपर से अगर देखता हूं तो राहु की दृष्टि है। तो ध्यान से समझिएगा, एकदम आसानी से बात समझ में आ जाएगी कि यहां पे राहु का प्रभाव चंद्रमा के साथ ग्रहण लगा। और वो होता कहां का अधिपति है? वो होता है आपकी कुंडली के लाभ का अधिपति, यानी कि लाभ का अधिपति होकर के सुख में बैठा है। तो ये एक अच्छी बात है जो आपको भाग्यशाली बनाने पे तुलेगा। पर वहां पे राहु के संयोग हो जाने से व्यक्ति को सुख समृद्धि और कभी कभी कई सारी चीजों के लिए बड़ी भयानक कष्ट देता है, या कई बार बहुत ज्यादा रश देता है। क्योंकि यहां का अधिपति होकर के गुरु भी 12वें गए और वो पुनः राहु से दृष्ट भी हो रहे हैं, राहु से। तो ये जो सुख का अधिपति है वो राहु के प्रभाव में, और सुख भाव में ही चंद्रमा का ग्रहण। और उसके बाद नक्षत्र को देखें तो राहु पूर्वाखाड़ा नक्षत्र के बैठे हैं। शुक्र के नक्षत्र में दोनों अधिपति राशि दोनों ग्रह बैठे हुए हैं। और भाग्य भाव का अधिपति जो यहाँ पे बनता है शुक्र, 2 नंबर की राशि, यहाँ पे इस भाव के अधिपति होकर के वो महाधनी योग और महाभाग्यशाली योग लगा करके धन भाव में बैठे हैं अकेले। और यहाँ का अधिपति जो शुक्र बनता है वो खुद यही बनता है जो भाग्येश होगा। स्थिति अच्छी है, खराब नहीं है। आप मेहनत भी करने वाले हैं, ये भी मैं जानता हूं। और मंगल और सूर्य का एक साथ बैठ जाना, भाग्य भाव पे प्रभाव रखना, यह भी व्यक्ति को धार्मिक पक्ष से भी उजागर और श्रेष्ठ स्थितियों को लाने वाला बनता है। यहाँ का अधिपति होकर के शनि आपकी कुंडली में यहीं बैठा है, यानी कि उपासना का भाव भी कहीं ना कहीं ठीक है। धर्म को जागृत करने का प्रयास करिए, माता दुर्गा की उपासना करिए। दुर्गा की उपासना के लिए दुर्गा चालीसा का पाठ कम से कम, और देवी दुर्गा का दर्शन। आपकी कुंडली में अभी मंगल की दशा चल रही है और मंगल के बाद आएंगे राहु 2022 के 7वें महीने में। तो मैं तो समझता हूं कि क्लास वर्थ आप तुरंत पहन ही लीजिएगा। 21 के एंड या आरंभ में 22 के तुरंत लाजवर्थ पहन लीजिएगा। और फिलहाल के लिए आपकी कुंडली अभी धनु की है तो हनुमान चालीसा का पाठ भी बनता है।
आपकी राशि कन्या, राशि जो है वो धनु की है और कन्या लग्न है। तो आप राशि वगैरह जो भी कार्यक्रम देखते होंगे उसको धनु राशि से ही देखिएगा। ऐसे राशिफल के कार्यक्रम में बहुत सारी चीज़ें बदल जाती हैं। ये स्थिति है आपकी कुंडली की, खराब नहीं है। जो भी आप करना चाहते हो बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि सूर्य का प्रभाव भाग्य भाव पे है, मंगल स्वग्रही है और बुध लग्न का अधिपति होकर के जन्म कुंडली में व्ययेश के साथ बैठने के कारण थोड़ा सा अपने आप को कमजोर कर रहा है, क्योंकि सूर्य का नक्षत्र ज्येष्ठा है जिसका अधिपति अस्त हो रहा है। इस वजह से व्यक्ति की बुद्धिमानी कभी धरी की धरी रह जाती है और वो बाद में उसकी बुद्धि खुलती है। कुछ इसी तरीके से अब अगली कुंडली के ऊपर बढ़ेंगे। अगली कुंडली है कुलदीप खट्टिक। यह है उदयपुर राजस्थान से 7 नवंबर 1998 शाम को 3 बजे। इस आधार पर श्रीमान आपकी कुंडली बनती है कुंभ लग्न की। लग्न में ही गुरु है। यहाँ कुंभ लग्न की कुंडली बनी और वो लाभ के अधिपति होकर के लग्न में बैठे हैं, ये अच्छी बात है। पर उनकी स्थिति देखता हूँ तो वो वक्री हो जा रहे हैं। ग्रह को अशुद्धि का दोष लग रहा है, क्योंकि वो 24 अंश का है और यहाँ से 5वीं दृष्टि से जन्म कुंडली में मिथुन राशि के चंद्रमा यहाँ बैठे हैं पंचम भाव में। लग्न कुंडली में चंद्रमा की स्थिति अच्छी है, पर नवांश कुंडली में वो नीच के हो रहे हैं। यहाँ पे मंगल के साथ बैठे हैं, बुध और केतु भी साथ में ही बैठे हैं, यानी कि चंद्रमा का नीचत्व भंग तो होगा। क्योंकि अब जरा गौर करिए तो इनकी कुंडली में सूर्य की स्थिति नीच की हो रही है। यहाँ पे भाग्य भाव में सूर्य नीच के शुक्र के साथ बैठे हैं, इस वजह से उनका प्रभाव कमजोर हो जाएगा नीचत्व का। लेकिन नौमांश कुंडली में वो लाभ भाव में जाकर के उच्च के हुए हैं, यानी कि मेहनत ज्यादा। क्यों ऐसा मैं कह रहा हूं? क्योंकि गुरु और चंद्रमा का संयोग हर जगह हो रहा है। यहां भी गुरु की दृष्टि 5वीं दृष्टि से चंद्रमा को देख रहे हैं। लग्न कुंडली के बाद नवांश कुंडली में भी गुरु यहां आ रहे हैं और यहां पे आकर के वो बैठे नीच के चंद्रमा को देख रहे हैं। तो गुरु चंद्रमा का दृष्टि संबंध हर जगह से बन रहा है, मतलब गुरु का प्रभाव हर जगह से चंद्रमा पे है। योग बनता है क्योंकि चंद्रमा शुभ ग्रह भी बनते हैं। पर जरा गौर करिएगा, जन्म कुंडली में पराक्रम भाव में ही नीच का शनि बैठा है। आलस्य देता है ये और बहुत तीव्र देता है। और उस नीच के चंद्रमा की, जो चंद्रमा उस नीच के शनि की चंद्रमा के ऊपर दृष्टि जो कि नौमांश में जाकर के नीच का हुआ है, उस पे पड़ रही है। मन और तन दोनों लगाना होगा। धन की बात नहीं करूंगा, लेकिन हृदय से मेहनत करना होगा, क्योंकि आपकी कुंडली में जो दशम भाव है वहां का अधिपति मंगल राहु के साथ बैठा हुआ है। यहां का अधिपति वृश्चिक राशि यहां बनेगी। यहां के अधिपति होकर के मंगल अपने भाव से चौथे पीछे गए हैं, ये थोड़ा कमजोर होगा। और वो राहु के साथ प्रभावित होने के कारण दशम भाव को कहीं ना कहीं एक बल तो देंगे, परंतु उसमें रुकावट भी देंगे। क्यों? क्योंकि दशमेश का नक्षत्र जरा से देखिए तो मंगल बैठे पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र में। यह शुक्र का नक्षत्र होता है जो कि सूर्य के साथ बैठ करके अपने प्रभावों को सीमित कर रहा है और अपने प्रभावों को कमजोर कर रहा है। ये आपको ऐसा बना रहा है कि व्यक्ति बैठ करके खाली सोच रहा है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि चंद्रमा यहां अकेला है, पीछे भी कोई ग्रह नहीं, आगे भी कोई ग्रह नहीं, और शुक्र आपको धार्मिक दृष्टिकोण, कोई भी परीक्षा आप देते हैं तो उसमें ये सोचते हैं नहीं इसमें हो जाएगा। उसके साथ आपके संबंध जो बनते हैं परीक्षा के साथ, उसमें प्रैक्टिकल नहीं, इमोशनल ज्यादा बनते हैं। इमोशनली अटैचमेंट जरूरी नहीं होता परीक्षाओं को लेकर के। आप उसमें अपनी भावना को मत लगाइए, आप उसमें अपने मेहनत को लगाइए और उसके साथ एक कट्टरता का संबंध रखिए कि नहीं तुम्हें मुझे जीत लेना है। तो ये भाव लेकर के चलिए, तब जाकर के परीक्षाओं में सफलता का योग बनेगा। अगर उसके साथ आप सेंटिमेंटल जुड़ जाएंगे, भावना आपकी जुड़ जाएगी, तो जब उस परीक्षा से आप असफल होंगे या जब उस परीक्षा में असफल होने के योग बने हों या फिर अगर ऐसी स्थिति बन जाए तो फिर परेशानी बढ़ जाती है। तो इस वजह से उसको एक दुश्मन की भांति देखना चाहिए। नहीं, तुम्हारे पास कितनी ताकत है कि तुम सवाल कहां से पूछ सकते हो। सवाल पूछने वाला एक लिमिटेशन में ही पूछ सकता है, पर आपके पढ़ने की ताकत तीव्र है। चहुं ओर अपने दिमाग को दौड़ाइए और चहुं ओर से तैयारियां करिए। वो उसके सिलेबस होंगे कि वो इतने ही तक में पूछ सकता है, पर आपके पढ़ने का कोई क्रम नहीं है। ऐसे तैयारी करनी चाहिए, कुछ ऐसी तैयारी जहां आप हर चीज को अच्छे तरीके से देख और समझ सकते हो। मैं ये बात कह रहा हूं कि आपकी कुंडली में अभी गुरु की दशा चल रही है और वो आपकी कुंडली के लिए बनते हैं लाभ के अधिपति, जाकर के अपने भाव से तृतीयस्थ पर केतु और राहु के प्रभाव में है।
इस वजह से वो प्रभाव को कमजोर कर रहे हैं। आपकी कुंडली में अगर मैं डिटेल चार्ट को देखता हूं तो वहां पे भी दशम भाव का अधिपति सूर्य जाकर के उच्चका हुआ है। आपकी कुंडली में नौकरी के योग हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं है, क्योंकि हर जगह से वो ठीक ही बैठ रहा है। नवमांश में अगर ग्रह उच्चका हो जाए यानी कि प्रभाव उसका बढ़ेगा। शनि भी आपकी कुंडली में अगर देखता हूं तो नीच राशि से निकल के 12 में जा रहे हैं राहु और गुरु के साथ, तो थोड़ी मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी, ये बात बनती है, पर लाभ अवश्य मिल सकता है एक काम करने पे। आपकी कुंडली में योग कितने उपस्थित है, तो लग्न कुंडली में 2 ग्रह नीच के हैं और आपकी कुंडली में गुरु वक्री होकर के अपने आप को शुद्ध कर रहे हैं, शुक्र अस्त हो जा रहे हैं सूर्य से, इस वजह से पद धारण करने में दिक्कत करते हैं। तो टोटल जो फोकस है वो मेहनत भाव में बैठे नीच के शनि पे ही पड़ रही है। नीच का शनि व्यक्ति को आलस्य से युक्त कर देता है और खाली ख्याली पुलाव पकाने वाला बना देता है। मैं ये नहीं चाहता कि आपके साथ कुछ भी ऐसा हो, फिर भी कहूंगा मेहनत ज़्यादा बनती है क्योंकि लाभेश हैं वो लाभ दे सकते हैं। अब अगली कुंडली की तरफ बढ़ते हैं। अगली कुंडली है श्वेता कश्यप जी की। यह है करनाल हरियाणा से 10 जनवरी 1995 11:37। इन्होंने पूछी है बात कि मेरा किसी भी क्षेत्र में अच्छा नहीं चल रहा है। ऐसा नहीं है, वो अच्छा इसलिए नहीं चल रहा था क्योंकि आपकी कुंडली में सूर्य की दशा चल रही थी जो आपकी कुंडली के होते हैं षष्ठेश यानी कि रोग, और वो परस्पर आपको प्रतियोगिता देते होंगे क्योंकि वहाँ पे शनि मंगल का प्रभाव है। अपने स्वास्थ्य का विशेष ख्याल रखिएगा और बहुत ज़्यादा आवश्यक है अपने पेट का ख्याल रखना। आपकी कुंडली धर्म के दृष्टिकोण से अच्छी मानी जा रही है, पर वो भाग्य को थोड़ा कमज़ोर हो रही है क्योंकि अष्टम भाव के अधिपति जहाँ पे 7 नंबर की राशि बनती है, यहाँ के अधिपति शुक्र के साथ गुरु बैठे हैं। मतलब यहाँ के अधिपति हुए शुक्र और वो गुरु के साथ यहीं बैठे हैं। तो ये स्थिति तो ठीक है, खराब नहीं कहूँगा, पर आपकी कुंडली में अभी दशा जो चल रही है वो सूर्य की चल रही है और वो सूर्य आपकी कुंडली में दशमस्थ हो रहे हैं यहीं पे। नौकरी के तो योग हैं आपकी कुंडली में क्योंकि यहाँ का अधिपति धर्म कर्माधिपति योग लगा रहा है। बिल्कुल है, क्यों उदास है, बिल्कुल ना होइए, है नौकरी के योग भी हैं। और आपकी कुंडली में तो सबसे जो अच्छी बात है वो यहाँ पे चंद्रमा का बैठा होना। अलग बात है वो केतु के साथ बैठा है, क्या फर्क पड़ता है, यहाँ पे चंद्रमा के बैठे होने के कारण, और वो उच्चाभिलाषी भी है, उसके जस्ट आगे उच्च की राशि बन रही है, तो बिल्कुल ठीक है। हाँ, पर एक बात कहूंगा कि वो थोड़ा अपने आप को कमजोर इस वजह से कर रहा है क्योंकि अश्विनी नक्षत्र का बैठा है। नक्षत्र के आधार पर वो ठीक बैठा है क्योंकि नक्षत्र के अधिपति साथ ही बैठे हैं, पर जिस राशि में बैठा उस राशि का अधिपति उससे शत्रुता में जा रहा है और इस वजह से वो शत्रुग्रही हो जा रहे हैं। पर फिर भी एक बात कहूंगा कि जन्म कुंडली में उस पे शनि की दृष्टि पड़ रही है जो कि व्ययेश है और लाभेश है। तो मन को संतुलित करके अगर आप अपने पैसे को खर्च करेंगे तो चीजें बदलेंगी। और एक बात बता दूं तो मंगल की दृष्टि यहाँ पे से चौथी दृष्टि भाग्य पे जहां गुरु है, आप शिक्षक वगैरह बन सकते हैं। गुरु मंगल का दृष्टि संबंध, मंगल का गुरु को देखना, ये संबंध अच्छा है। मंगल की 7वीं दृष्टि व्यय भाव पे शनि के साथ रोग पैदा कर सकता है और 8वीं दृष्टि लग्न पे जहां पे मीन राशि बन रही है, जहां का अधिपति जा करके भाग्य भाव में शुभग्रह गुरु के शुक्र के साथ बैठा है। ये अद्भुत है, आपने पहचाना नहीं है, खुद को पहचानिए, बेहतरीन है आप, क्योंकि द्वितीय भाव का चंद्रमा बेहतरीन होता है और आनंद देने वाला होता है। आपके दाम्पत्य के बारे में आपने पूछा है, मंगल है वहाँ का अधिपति बुध ठीक बैठा है। मंगल के अधिपति और बुध दोनों एक दूसरे से परिवर्तन में हैं। यहाँ के अधिपति मंगल बनते हैं, 1 नंबर लिखा है यहाँ पे, और यहाँ 3 नंबर, दोनों का परस्पर परिवर्तन है। और उस भाव पे अगर देखता हूँ तो गुरु की दृष्टि भी पड़ रही है जो कि जन्म कुंडली का सप्तमेश है। दाम्पत्य भी ठीक होगा, परेशान क्यों होते हैं, पर कुंडली मिला करके करिएगा। ऐसा मैं इस वजह से कर रहा हूँ और कह रहा हूँ क्योंकि लग्न पे मंगल का प्रभाव है और नवमांश कुंडली में भी मंगल का प्रभाव लग्न पे है। तो आप उग्र न हो, चंद्रमा के ऊपर शनि का प्रभाव है तो कहीं मन को असंतुलित न कर लेते हो, छोटी छोटी बातों को बड़ा ना बना देते हो और जिद न कर लेते हो, ये सब बातें भी तो बनती हैं। और उसके बाद गुरु की दृष्टि लग्न पे है जी, क्यों घबराना। भाव का अधिपति अगर भाव को देख ले, गुरु की दृष्टि पराक्रम पे है, शुक्र की राशि भी बन रही है, शुक्र वहां के अधिपति होकर के उसको देख रहे हैं। शुभग्रह का प्रभाव, 2 शुभ ग्रहों का प्रभाव जन्म कुंडली में, यहाँ पे पीछे ही शुभग्रह चंद्रमा बैठा है जो कि वास्तव में आपकी कुंडली में शुभग्रह होता है। उस गुरु की 9वीं दृष्टि यहाँ पड़ रही है। घबराहट किस बात की है, बस वो इस वजह से थी क्योंकि सूर्य की दशा में जी रहे थे, अब वो खत्म होने वाला है, क्यों चिंता करती हैं।
2021 के फरवरी महीने से। पर एक बात कहूंगा, वो चंद्रमा है, थोड़ी बहुत शीत जनित बीमारियां भी देगा, और द्वितीय भाव में है तो रोग व्याधि वगैरह भी देगा, क्योंकि वो जब एक्टिव होगा तो चंद्रमा पे शनि का प्रभाव है, उसका भी प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि वो प्रभावित है शनि से, और उस शनि का प्रभाव मंगल पे भी है। तो कहीं ना कहीं इनका इंटरेक्शन जब बढ़ेगा तो व्यक्ति के जीवन में रोग भी बढ़ेंगे, व्यक्ति के जीवन में मानसिक संताप भी बढ़ेंगे कुछ महीनों तक। और कुछ महीनों तक के लिए क्या कहूं, तो मैं ये कहूंगा कि 12वें महीने तक, क्योंकि वो तब तक चंद्रमा में चंद्रमा रहेंगे तो थोड़ी सी परेशानी रहेगी, पर उसके बाद धीरे धीरे चीजें स्मूथली आगे बढ़ेंगी और बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगी। तो चिंता नहीं करना है। अब आपकी कुंडली में शिव जी की पूजा करने का वक्त आ गया है, तो आसपास कोई मंदिर हो तो पकड़ लीजिए, उसकी शरणागति धारण कर लेनी चाहिए और फिर निकल जाएंगे आप। यूं निकलेंगे और दाम्पत्य भी ठीक है, बिल्कुल परेशान होने वाली कोई बात नहीं, बिल्कुल ना होइए, बिल्कुल ना होइए, बिल्कुल ना होइए। आगे बढ़ते हैं। अगली कुंडली अभिषेक सिंह की है। यह है लखनऊ उत्तर प्रदेश से, 14 जुलाई 1995 दिन में 12:50। इस आधार पर आपकी कुंडली बनती है तुला लग्न की। अब जरा गौर करिएगा श्रीमान, तो तुला लग्न यहाँ पे 7 नंबर दिखा और यहीं पे राहु बैठे हैं। तुला के राहु अच्छे माने जाते हैं और व्यक्ति को बहुमुखी प्रतिभा का धनी बनाते हैं। ऐसा मैं इस वजह से भी कह रहा हूं क्योंकि यहाँ पे मकर राशि बनेगी। मकर राशि के अधिपति होते हैं शनि, वो जाकर के अपने भाव से तृतीयस्थ प्रतियोगिता भाव में गुरु की राशि में बैठे हैं और वो गुरु यहाँ पे देख रहे हैं जो कि अपने मित्र की राशि में बैठे हैं 8 नंबर में। पर एक बात बता दूं, द्वितीय भाव में गुरु का अकेले होना धन से कमजोर करता है। उसकी 5वीं दृष्टि शनि पे पड़ेगी जो कि सुख भाव का अधिपति है, यानी कि व्यक्ति की कुंडली में पराक्रम भाव के अधिपति धन में गए, पराक्रम से धन मिला और धन का सुख मिला, क्योंकि सुख के अधिपति को वो देख रहे हैं 5वीं दृष्टि से। और क्यों वो लाभ में जाएगा, क्योंकि अपने भाव से वो तृतीय एकादशवें के संबंध में है और वहां पे चंद्रमा जैसा शुभग्रह बैठा हुआ है। तो ये बात आपको बिल्कुल क्लियर तरीके से समझ लेनी चाहिए कि व्यक्ति के जीवन में पराक्रम भी बेहतर होने वाला है, धन भी आएगा पर थोड़ा कम, व्यक्ति बचा नहीं पाएगा, और उसके बाद सुख भी आने वाला है, क्योंकि साक्षात चंद्रमा यहां बैठा है और यहां का अधिपति तृतीय एकादशवें के संबंध में है और वो मंगल से दृष्ट है जो कि धन भाव का अधिपति है, 12वें गया है। इस वजह से ही मैंने बात कही थी कि व्यक्ति धन बचा नहीं पाएगा, टोटल खर्च, टोटल खाली हो जाता है कभी कभी, क्योंकि धन का अधिपति व्यय में गया और वो वापस सुख को देख रहा है, सुखेश को देख रहा है ना। यहां से 4थी दृष्टि से यहां देखेगा तो पराक्रमी बनाएगा और पराक्रम से व्यक्ति धन इकट्ठा भी करेगा। तो पराक्रम का तो योग इस कुंडली में मैं कई जगह से देख रहा हूं। पर जरा गौर करिए, तो जो सुख भाव के अधिपति जो बनते हैं मंगल, जो धन भाव के अधिपति हैं, वो 12वें जा रहे हैं और वहां से वो सुखेश को देख रहे हैं और वो दोनों परस्पर बहुत अच्छे नहीं होते हैं। इस वजह से व्यक्ति को अपने जन्मस्थान से दूर जाकर के मेहनत करना चाहिए। अपने जन्मस्थान से दूर चले जाइए और मेहनत करिए, पढ़ाई करिए। आपकी कुंडली में बहुत अच्छी स्थिति सुख का बन रहा है, बहुत अच्छी बन रही है स्थिति, वो सुख भाव बड़ा बेहतर बन रहा है। उसके बाद अगर गौर करूं तो सूर्य वर्गोत्तम, शुक्र उच्च के, नवमांश कुंडली में शुक्र यहीं उच्च के हो रहे हैं, 12 नंबर यहां लिखा है, और शनि आपकी कुंडली में भाग्य भाव में आ रहे हैं। ये कहीं ना कहीं आपको न्याय दिलाने के लिए तत्पर हो रहे हैं। सूर्य की स्थिति बहुत अच्छी है, लग्न के अधिपति का भाग्य में जाना और भाग्येश के साथ ही बैठना, मतलब यहां 6 नंबर लिखा है तो 5 4 3 2 नहीं 3 4 5 6 7, तो ये स्थिति जो बन रही है, यहां पे बुध की राशि बन रही है और बुध के साथ ही बैठे हैं। ये कहीं ना कहीं व्यक्ति के जीवन को एक अलग मोड़ देने वाला और धार्मिकता के साथ ही व्यक्ति आगे बढ़ना चाहता है। ऐसा क्यों है? क्योंकि यहां पे चंद्रमा बैठा है। उस चंद्रमा की 7वीं दृष्टि आपकी जन्म कुंडली के 10वें स्थान पे पड़ेगी। ये कहीं ना कहीं व्यक्ति को पद धारण करने वाला भी बनाएगी, और पद व्यक्ति पा तो लेगा पर उससे ज्यादा उसको प्रतिष्ठा की प्राप्ति होगी। समाज के लोग उसे जानेंगे और पहचान उसकी बड़ी होती है, चहुओर उसकी कीर्ति फैलती है। क्यों ऐसा मैं कह रहा हूं? क्योंकि यहां का अधिपति जो कीर्ति भाव है, ये यहां का अधिपति अपने भाव से आगे ही गया है। शनि इस कुंडली में कारक होते हैं, चतुर्थ और पंचम के अधिपति होकर के 6ठे में बैठे हैं, चंद्रमा से तृतीयस्थ गए हैं और वो गुरु से दृष्ट हो रहा है। इस वजह से ये भाव अच्छा बन रहा है। आपकी कुंडली के डिटेन चार्ट में 10वें स्थान का अधिपति सूर्य जाकर के जन्म कुंडली के 5वें भाव में बैठा है। अगर हम इसको डिटेन मानते हैं दशमांश, तो 10वें स्थान में सूर्य की राशि का बनना और वो जाकर के 5वें भाव में योग कारक स्थितियां बना करके गुरु से दृष्ट होना, यहाँ पे गुरु बैठे हैं, ये बहुत अच्छी कुंडली हो जाती है।
तो ये इस स्थिति पे अगर मैं कहूँ तो निस्संदेह आप आगे बढ़िए, और आपकी स्थिति तो अभी अच्छी भी चल रही है। दशा 2020 के छठे महीने से गुरु में गुरु आए हैं, पर उसके बाद वो 2022 के 8वें महीने तक रहने वाले हैं। आपने मुझे ये नहीं बताया है कि आपकी परीक्षा कब होने वाली है, परंतु एक बात बता दूं तो स्थितियां आपके अनुकूल ही हो रही हैं, पर गुरु अकेले बैठे होने के कारण थोड़े से अपने आप को प्रभावित करेंगे। तो उनकी स्थितियां 2022 के 8वें महीने से बन रही हैं। आप 1995 के हैं, अभी आपके पास वक्त भी होगा, तो मैं ये पक्के तौर पे कह सकता हूं कि बिल्कुल आप आगे बढ़िए, क्योंकि मंगल भी नवमांश में उच्च का हो रहा है। आपकी कुंडली में मंगल उच्च का बुध के साथ बैठा है, और शुक्र तो उच्च के हो ही रहे हैं, साथ ही साथ सूर्य भी वर्गोत्तम है। ये ग्रहों की जो स्थितियां मैं देख रहा हूं वो कहीं ना कहीं आपको सपोर्ट करने के लिए खड़ी हैं। तो निस्संदेह आगे बढ़िए, आलस्य मत करिएगा। यहाँ पे कभी कभी शनि आलस्य देते हैं, तो इस बात को ख्याल रखिएगा। अपने मांसपेशियों में खिंचाव को लेकर के बहुत ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है। एग्जाम के टाइम पे, परीक्षा के टाइम पे कुछ भी नया रूटीन ना फॉलो करें, यह आपके लिए बेहतर नहीं होगा, क्योंकि मंगल की उस पर दृष्टि है, वो कभी कभी ले जाकर के बीच में तोड़ देता है। यह स्थिति बनती है। कुछ इसी तरीके से अब अगली कुंडली की तरफ आगे बढ़ना चाहेंगे। अगली कुंडली है शिवालिका शर्मा। ये हैं लखनऊ उत्तर प्रदेश से। अब ये ना कोई कह दीजिएगा भाई कि आप लखनऊ वालों पे ज़्यादा मेहरबान है, मैं वो नहीं देखता, मैं सिर्फ वो देखता हूँ सवाल कौन सा है। 20 अक्टूबर 1979 20 बजे रात्रि में। अब इनकी कुंडली को थोड़ा समझते हैं, समझने वाली है। इन्होंने जैसा लिखा है कि पहली शादी टूट गई थी, वो क्यों टूटी थी बताता हूँ। क्योंकि जन्म कुंडली में यहाँ 8 नंबर लिखा है, वृषभ लग्न की कुंडली बनती है। यहाँ 2 नंबर, ध्यान से समझिएगा, 2 नंबर की कुंडली बनी, और इसके अधिपति जाकर के वो अपने ही राशि में छठे भाव में बैठे हैं, यानी कि व्यक्ति के जेहन में और जीवन में प्रतियोगिता रहेगी। इससे आप मुंह नहीं मोड़ सकते। ये पहली बात थी। दूसरी बात कि जन्म कुंडली में क्यों नहीं मिला दाम्पत्य का सुख, तो यहाँ का अधिपति नीच का हो रहा है मंगल। यहाँ पे अगर 2 लिखेगा तो यहाँ 8 लिखेगा। मंगल वृश्चिक राशि के अधिपति, ये भाव खाली है, और यहां से वो पंचमस्त जाकर के नवम पंचम के संबंध में है, तो नीच का हुआ, और वो भी त्रिक भाव में। सप्तमेश का त्रिक भाव में जाना कमजोर होता है। और जरा गौर करिए तो एक बात जो कि और ज्यादा, यहां से तो सुख देखा ही जाता है, यहां से भी देखा जाता है। यहीं पे शनि राहु और गुरु बैठे हैं। अब जरा गौर करिए तो जन्म कुंडली के सुख भाव में वहां बनी सूर्य की राशि, एक क्रूर ग्रह की राशि बन गई, और वहां के अधिपति होकर के सुखेश, जो सुख के अधिपति होते हैं वही नीच के हैं। तो कहां से दाम्पत्य का सुख मिलेगा? बिल्कुल भी नहीं मिलेगा, और मुश्किलें होती हैं बहुत ज्यादा जीवन में, सुख आने ही नहीं देता है। ये शनि राहु और गुरु बैठे हैं, यहां वो मघा नक्षत्र के बैठे हैं, केतु के नक्षत्र में, राहु के साथ शनि के साथ। इस भाव को वो कमजोर करता है। नवमांश में भी जरा जाकर के देखिए तो आपकी कुंडली में यहां 9 नंबर लिखा है, और यहां बैठा है शनि। वो कौन है? अष्टम का अधिपति। अष्टमेश का सप्तम में जाना विवाह को कमजोर, पर वो कई बार कमजोर नहीं होता है, पर गुरु से प्रभावित भी तो नहीं है, राहु का प्रभाव भी तो आ जा रहा है उस पर। जन्म कुंडली के पंचम भाव, 5वीं दृष्टि से राहु का प्रभाव सप्तम भाव पे पड़ रहा है। अष्टम भाव के अधिपति का सप्तम में आना, राहु से दृष्ट होना, गुरु से षडाष्टक में जाना, और साथ ही साथ जन्म कुंडली के सुख भाव में शनि राहु और गुरु का एक साथ लग्न कुंडली में बैठना। यहां भी गुरु का कोई प्रभाव नहीं, क्योंकि वो जिसके साथ बैठे हैं वो कहीं ना कहीं आपकी कुंडली में अच्छा नहीं होता है। उसके बाद जरा गौर करिए तो आपकी कुंडली में अगर आप कुछ काम करना चाहती हैं, निस्संदेह अगर आप कुछ काम करना चाहती हैं तो श्रृंगार का सामान, श्रृंगारिक और बुटीक वगैरह का कारोबार आप कर सकती हैं। तुला से आप हैं प्रभावित, क्योंकि शुक्र भी तुला का होकर के बैठा है, और वृषभ के हैं आप। उसके बाद अगर आपकी कुंडली में देखता हूं तो अभी दशा चल रही है शनि की, जो कि दशमेश होते हैं। तो दशा काल में अगर दशमेश की दशा चल रही हो तो कोई ना कोई नया काम शुरू कर लेना चाहिए। शतभीखा का केतु वहां बैठा है, और उस पर दृष्टि है राहु की और गुरु की और शनि की। गुरु यहाँ पे अष्टमेश होकर के दशम को देखेंगे तो शुरुआत में तकलीफें भी देंगे, क्योंकि वो अपनी राशि को तो देखेंगे नहीं, शत्रु की राशि को देखेंगे। शनि अपनी राशि को देखेगा तो रश कराएगा, पर न्याय जरूर करेगा। राहु का प्रभाव है, इस वजह से आपको किसी दूसरे के सहारे जीवन बिताना पड़ता है। ये स्थितियां यहाँ पे बन रही हैं। शनि राहु का प्रभाव है, अपने बारे में बहुत ज्यादा किसी से खुल के बात ना करें, ये आपको धोखे में डाल सकता है। दूसरी बात कह दूं तो मंगल और चंद्रमा का संबंध तृतीय एकादश में का बन रहा है। उस मंगल का संबंध जन्म कुंडली के नीच के सूर्य पे जा रहा है, और कहीं ना कहीं ये आपको परेशानियों में डालने वाला होता है। सूर्य नीच का है, अपने आप को प्रभाव में बढ़ाइए, अपने प्रभावों को बढ़ाइए। आपके जैसे कई लोग हैं जो ऐसी स्थिति में जी रहे हैं, आप अकेले नहीं हैं। आप लोगों को ऐसा लगता होगा कि ऐसा मेरे साथ हुआ है, पर मैं जिस कुर्सी पे बैठ करके कुंडली का फलादेश करता हूं, आपको बता दूं शिवालिका जी,
5 कुंडलियां देखता हूं मैं एक दिन में, और उस 5 कुंडलियों में से 4 कुंडलियां इसी समस्या को लेकर के आती हैं, विवाह टूट गया है। तो जरा इस बात से अब बिल्कुल भी नुकसान में जाने की आवश्यकता नहीं है कि आपके साथ हुआ है। ये आज के इस भारत की आम बात हो गई है, जिससे सुन करके दुख होता है और तकलीफें भी बढ़ती हैं। क्योंकि 5 में से 4 स्त्रियां ही होती हैं जो इस बात का रोना रोती हैं, मेरा विवाह टूट गया है और मेरा पति मुझे छोड़ बैठा है, मेरा पति मुझे छोड़ बैठा है और मेरा बेटा भी मेरे साथ है, मेरे पति को पत्नी तो मिल गई पर मुझे मेरा पति अभी तक नहीं मिला। इस तरीके की समस्याएं मैं रोज सुनता हूं और प्रत्येक दिन सुनता हूं। आज भी मुझे उस कुंडली का इंतजार है जहां से सामने वाला ये बोल दे, नहीं मेरा दाम्पत्य बड़ा अच्छा बीत रहा है, अभी तक बड़ी मुश्किल है, नहीं मिली है एक भी कुंडली। तो अगर कोई होगा तो जरा सामने आके बताए। ये स्थितियां बनती हैं और बहुत बार बनती हैं, मुश्किलें हैं। ऐसा मैं नहीं कह रहा कि ऐसे संबंध दुनिया में नहीं है जहां पति और पत्नी के बीच में बिल्कुल ही एकदम अच्छे रिश्ते ना होते हों, पर ज्यादातर जो स्थितियां बनती हैं वो इसी तरीके की बन रही हैं। कहीं ना कहीं तकलीफें हैं और मनमुटाव जरूर है, वो हर रिश्ते में होता है, पर यहां कुछ ज्यादा है। अब अगली कुंडली की तरफ बढ़ते हैं। आप बिल्कुल कर सकते हैं, बुटीक वगैरह का काम बिल्कुल करिए, आप आगे बढ़ सकते हैं। और निसंदेह अगर मैं कहूं तो उसमें अगर हो सके तो आप गणेश जी की पूजा थोड़ी किया करिए, क्योंकि आपकी कुंडली में अभी शनि की दशा चल रही है। हनुमान जी और गणेश जी की पूजा आपको कर लेनी चाहिए। इन दोनों को आराधित करिए और उनकी आराधना बनती है। अब अगली कुंडली की तरफ बढ़ते हैं। शनि की दशा है तो हनुमान चालीसा वगैरह भी पढ़ते रहिएगा। अगली कुंडली है अनिल कुमार वर्मा जी की। ये हमीरपुर हिमाचल प्रदेश से हैं। 29 जनवरी 1988 दिन में 3 बजे। इस आधार पर आपकी कुंडली मिथुन लग्न की बनती है और लग्न के अधिपति शुक्र के साथ यहां बैठे हैं भाग्य में। यह अच्छी बात है क्योंकि शुक्र यहां पे उच्चाभिलाषी हो रहे हैं और लग्नेश का भाग्य में जाना, त्रिकोण में जाना, शुभ ग्रह के साथ बैठना अद्भुत है। उसके बाद आपकी कुंडली में गुरु और राहु का संयोग, यहां से आपको विदेश जाने का इशारा यहां से भी मिल रहा है। विदेश भाव में उच्च के चंद्रमा बैठे हैं, बिल्कुल है, और लग्न पे शनि का प्रभाव है। केंद्र में केतु, राहु और गुरु केंद्र से लग्न में, लग्न से केंद्र में आ रहे हैं। राहु केतु का प्रभाव, शनि का प्रभाव, उच्च के चंद्रमा यहां, और जन्म कुंडली के अष्टम भाव में मकर राशि के अधिपति शनि जो है वो जन्म कुंडली के व्यक्तित्व को देख रहे हैं। यहां से तीसरी दृष्टि लग्नेश पे दे रहे हैं। अष्टमेश की दृष्टि का संबंध बिल्कुल जाइए और बिल्कुल बनता है। आपकी कुंडली में दशमेश की दशा चल रही है और मैं समझता हूं कि आपकी कुंडली के आधार पर जो विदेश जाने के योग बन रहे हैं वो अभी भी चल रहा है, अभी भी चल रहा है। पर थोड़ा देर अगर करूं तो मैं एक बहुत अच्छे तरीके से समझ सकता हूं कि आपकी कुंडली में 2022 के 5वें महीने के बाद बहुत प्रबल योग आ रहा है। आप उस दौरान अगर प्रयास करें तो निस्संदेह जा सकते हैं। अब अगली कुंडली की तरफ बढ़ते हैं। अगली कुंडली है अर्चना परमार। ये हैं कलोल गुजरात से। 21 अगस्त 1989 और 7:15। इस आधार पर आपकी कुंडली कुंभ लग्न की बनती है और लग्न में ही राहु की 5वीं दृष्टि यहां पे जहां अकेले गुरु बैठे हैं आपकी कुंडली में थोड़े कम है। हाँ, क्योंकि शनि भी यहां पे देख रहा है। शनि का संबंध लग्न पे बनता है, आपकी कमजोरी को दिखा रहा है, और यहां से गुरु का संबंध, शनि गुरु का संबंध, और गुरु अकेले बैठे हों तो थोड़ा कमजोर होगा। पर लग्नेश की दृष्टि है वो उसको बल दे रहा है, पर उसके लिए एक समुचित तैयारी की आवश्यकता है और निस्संदेह गर्भाधान एक निश्चित समय पे होना चाहिए। क्योंकि जन्म कुंडली के पंचम भाव के अधिपति बुध भी अष्टम में जा रहे हैं, जहां वो शुक्र के साथ बैठ रहे हैं। भाग्येश भी अष्टम में आ रहा है। भाग्येश भी अष्टम में जाए तो संतान और पुत्र संतति को आने में देर करता है या कभी भी संतति के लाभ को कमजोर करता है, क्योंकि यहां से भी संतान का सुख आता है। जब भाग्येश की आराधना करी जाती है और भाग्येश जब प्रबल रूप से मौजूद हों या भाग्येश जब एक्टिव होते हैं दशाओं में तो वो संतान प्राप्ति कराते हैं, पर वो वास्तव में अपने भाव से पीछे जा रहे हैं और पंचमेश के साथ बैठ रहे हैं। दोनों त्रिकोण के अधिपति अष्टम में जाना कमजोर। इस वजह से ये क्षेत्र कुंडली है, पत्नी की कुंडली क्षेत्र कुंडली कही जाती है। यहां पे अगर मैं मंगल को देखता हूं तो रज की उपस्थिति भी अस्त होने के कारण कहीं ना कहीं उसमें कमजोरी होगी। और सम राशि का वो युवा होकर के बैठा है तो वो कमजोर नहीं कहूंगा, पर वो जितना फल करना चाहिए वो कहीं ना कहीं उसमें कमजोरी दिखती है। तो मैं ये बात कहूंगा कि ऐसी स्थिति में कि गुरु जहां अकेले बैठे होते हैं और पंचमेश का संबंध अगर भाग्येश के साथ हो रहा हो पर अष्टम में जा रहे हों और भाग्य भाव पे राहु का प्रभाव हो, पंचम भाव पे राहु का प्रभाव हो,
और पापक ग्रह जो कि शनि होता है आपकी कुंडली में, हालांकि वो लग्नेश है फिर भी उसको मजबूत करेगा, तो मेहनत तो करनी होती है और कई बार विलंब योग लग जाता है। तो उसके लिए मुझे दोनों लोगों की कुंडलियां पहले देखनी होगी। इस वजह से मैं ये बात कहूंगा, पर आपकी कुंडली में मुझे कमजोरी दिख रही है, हाँ ये बात पक्की है। अब अगली कुंडली की तरफ बढ़ते हैं। अगली कुंडली है एस पाटिल की। यह है शांगली महाराष्ट्र, 31 मार्च 1986, दिन में 12:05। इस आधार पर आपकी कुंडली बनती है मिथुन लग्न की। लग्न के अधिपति होते हैं बुध, वो गुरु के साथ भाग्य भाव में बैठे हैं, ये ठीक है। पर यहाँ भाग्य भाव के अधिपति, यहाँ कुंभ राशि का निर्माण 11 नंबर लिखा है, यहाँ के अधिपति होते हैं शनि, वो जाकर के जन्म कुंडली के 6ठे भाव में बैठे हैं। और यहाँ के अधिपति जो मूलतया मंगल होते हैं, 8 नंबर यहां लिखा है, यहां के अधिपति होकर के सप्तम में गए। रोग भाव के अधिपति का सप्तम में जाकर के पुनः लग्न को देखना और चौथी दृष्टि से दशम स्थान को देखना, यह कैरियर को अप्रूवल देता है। कैरियर के पीछे व्यक्ति को भागना चाहिए। लग्न पे मंगल का प्रभाव, सप्तम भाव में मंगल का बैठना और मंगल का कहीं ना कहीं प्रभाव में पंचम भाव में यहां जाना बुध की राशि में, तो मांगलिक दोष भी पैदा करता है। तो कुंडली मिलाकर के विवाह करें। दरअसल आपकी कुंडली में अभी तो विवाह का योग आया है 2020 के 10वें महीने से, तो आप विवाह कर सकते हैं और बहुत अच्छे समय भी आ रहे हैं, क्योंकि दोनों ग्रह जो दशा में है वो दशा में आपकी कुंडली का पराक्रमेश है। तो 5 नंबर यहाँ पे इसकी राशि का अधिपति अभी एक्टिव है सूर्य, तो यानी कि कैरियर से संबंधित भी काम कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ का अधिपति होकर के वो दिग्बली हुआ है। तो मेहनत करिए और अपने कैरियर पे भी ध्यान दीजिए, फोकस यहाँ भी होना चाहिए। और सूर्य में शनि का अंतर, जो कि आपकी कुंडली के भाग्येश होते हैं, जहां पे गुरु और बुध शुद्ध रूप से बैठ करके इस भाव को मजबूती दे रहे हैं, और सूर्य और शनि का प्रभाव नवम पंचम का है, ये अच्छी बात है। विवाह के लिए अब आपको तत्पर हो जाना चाहिए। 2021 के 9वें महीने तक ये योग चलेगा। विवाह के लिए दिशा अगर बता दूं तो वृश्चिक राशि का अगर कोई, वृश्चिक लग्न का अगर कोई जातक मिल जाए तो उधर विवाह कर लीजिए, उससे विवाह कर लीजिए। और दिशा की अगर बात करूंगा तो इस कुंडली में आग्नेय कोण, मतलब पूरब और दक्षिण के कोण पर अगर उधर से संबंध आए या उधर जाकर के ढूंढना चाहें तो बिल्कुल आपको लाभ मिल जाएगा। दाम्पत्य का भाव इनकी कुंडली में, जो नौमांस कुंडली में दाम्पत्य का भाव है, यहाँ पे सूर्य बैठा हुआ है, सूर्य की स्तुति बन रही है, सूर्य की राशि 5 नंबर के अधिपति होकर के शनि के साथ बैठ करके सुख भाव पे संबंध बना रहे हैं। सूर्य और शनि का प्रभाव जन्म कुंडली से राहु केतु से युक्त हो रहा है, तो कुंडली मिलाकर के विवाह करिएगा, क्योंकि मांगलिक दोष पहले ही है और ऊपर से यहाँ पे राहु के साथ शुक्र और बुध बैठे हैं नौमांस में, तो ये तो स्थितियां ठीक बनती हैं, खराब नहीं है, क्योंकि राशि का अधिपति वहीं बैठा है और बुध के साथ बैठा है, जो कि पंचमेश होता है नौमांस कुंडली में। यहां 2 और यहां 3, तो बुध और शुक्र दोनों एक साथ बैठे हैं, पर राहु और सूर्य का प्रभाव, राहु और शनि का प्रभाव, तो ये जो स्थिति है वो कहीं ना कहीं कमजोर करता है। इस वजह से कुंडली अच्छे से मिला करके सारी चीजों का अच्छे तरीके से दर्शन करने के बाद ही विवाह करें। पहले विलंब होना ठीक है, बाद में किसी भी तरीके का कोई झंझट ठीक नहीं होता है। अब अगली कुंडली की तरफ बढ़ते हैं। अगली कुंडली है जगदीश लोगड़। अब ये LOGAD है, पता नहीं ये जो भी हो, इनकी ही कुंडली है। भीलवाड़ा राजस्थान से 20 जनवरी 1980 सुबह 4:15। ये AM लिखा है इन्होंने। इस आधार पर आपकी कुंडली बनती है, ध्यान से समझिएगा, वृश्चिक लग्न की। वृश्चिक लग्न की कुंडली बनी, लग्न के अधिपति दिग्बली हो गए और गुरु के साथ बैठे हैं, राहु भी साथ में है। यहाँ का अधिपति पराक्रम भाव में शनि के साथ बैठा है, और साथ ही साथ जरा गौर करिए तो आपकी कुंडली में बुध, यानी कि जो लाभ भाव के अधिपति होते हैं, यहाँ 6 नंबर लिखा है, इसके अधिपति का पराक्रमेश के साथ परिवर्तन में जाना, परिवर्तन में, यानी कि बुध और शनि का परिवर्तन राजयोग। पर सूर्य की दृष्टि भाग्य पे है और जन्म कुंडली में वो बनते हैं दशम के अधिपति, बैठे हैं पराक्रम में। अगर नौकरी न लगे तो अपना व्यवसाय भी कर लीजिएगा और अपना ही व्यवसाय करिएगा, किसी दूसरे के अंडर खटने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि गुरु यहाँ बैठ करके यही इशारा कर रहे हैं। मंगल ठीक है, सूर्य ठीक है, और जन्म कुंडली में वो अति शत्रु का बैठा है, क्योंकि जिस राशि में बैठा उस राशि के अधिपति से वो शत्रुता में जा रहा है। यहाँ 10 नंबर और शनि यहाँ, तो ये तात्कालिक शत्रुता में गया, और वैसे भी वो दोनों एक दूसरे के शत्रु होते हैं, तो तात्कालिक मित्रता में भी शत्रु के भाव में चले गए, तो ये स्थिति कमजोर हो गई। और उसके बाद अगर देखिए तो जन्म कुंडली में दशम भाव के अधिपति का संबंध लाभ भाव के अधिपति से हो रहा है, यानी कि दशम भाव के अधिपति बने सूर्य और लाभ के अधिपति बने बुध, तो सूर्य और बुध का संबंध लाभेश और दशमेश जब एक साथ बैठ करके पराक्रम भाव में बैठे तो व्यक्ति को व्यवसाय कर लेना चाहिए, अपना काम, किसी दूसरे के अंडर नहीं, खुद का काम करिए।
और नौकरी वगैरह के बारे में तो आपकी कुंडली में तो गुरु खुद बैठे हुए हैं पंचम भाव के अधिपति होकर के, योग कारक स्तुति बना करके लग्न इसके साथ, यानी कि पंचम भाव के अधिपति और लग्न के अधिपति का एक साथ दशम में जाना ये योग बनाता है। आपकी कुंडली में अभी शनि की दशा चल रही है, प्रयास करिए और बिल्कुल बनता है, क्योंकि उसकी तीसरी दृष्टि जो है वो जन्म कुंडली के दशम लग्न पे पड़ रही है। इस वजह से वो परेशानी को देने वाला हो सकता है और कई बार वो दिक्कत में डालता है। क्यों? क्योंकि वृश्चिक लग्न की कुंडली में शनि कारक नहीं होते हैं, वो तृतीय और चतुर्थ भाव के अधिपति होते हैं। इन दोनों भावों के अधिपति होकर के जाकर के वो जन्म कुंडली के एकादशवें भाव में बैठ करके पंचम भाव तीसरी दृष्टि से लग्न को देख रहे हैं, सातवीं दृष्टि से यहां देख रहे हैं जो कि गुरु की राशि है, और वो गुरु योग कारक स्तुति बना करके लग्नेश के साथ बैठे हैं। ये स्थिति अच्छी है, पर बात कहूंगा विलंब योग है, विलंब में रहता है जातक। क्यों? क्योंकि राहु और केतु का प्रभाव गुरु पे भी तो है, तो शुभता को वो अशुभता में भी तो परिवर्तन करेंगे, और इस वजह से चीजें दिक्कत में जाती हैं। आपकी कुंडली बहुत अच्छी इस मामले में बन रही है, क्योंकि जन्म कुंडली के चतुर्थ भाव में चंद्रमा और शुक्र साथ ही साथ केतु के साथ बैठे हैं। ये स्थिति बहुत अच्छी है, तो जीवन का उत्तरार्ध जो होगा वो बड़ा बेहतर होने वाला है। तो बैलेंस बना करके रखिए, काम करिए, मेहनत करने की आवश्यकता है, क्योंकि सूर्य आपकी कुंडली में यहीं बैठा है। ये आपको मेहनती बनाता है, क्योंकि सूर्य और बुध का बुद्धादित्य योग होना, जहां पे बुध की डिग्री 4 अंश की है और सूर्य है 5 अंश के, निश्चित रूप से वो अस्त हो जाएगा। प्रभाव बढ़ाइए, मेहनत करिए और भाग्य का साथ पाइए, सीधी सी बात है। अब अगली कुंडली की तरफ बढ़ते हैं। अगली कुंडली और आखिरी कुंडली पे हम आ गए हैं। रूही हैं ये, अमृतसर पंजाब से, 13 अक्टूबर 1989 दिन के 11:05। इस आधार पर इनकी कुंडली वृश्चिक लग्न की बनती है। लग्न में ही शुक्र है, मंगल और शुक्र से प्रभावित, जातक फुर्तीला और सुंदर दोनों है। लग्न के अधिपति मंगल लाभ में बैठे हैं सूर्य और बुध के साथ। सूर्य यहां पे जन्म कुंडली के दशम और बुध अष्टम के अधिपति। लग्न के अधिपति कहां गए? तो लग्न के अधिपति दशम से संबंध बनाए और अष्टम से, यानी कि प्रभाव थोड़ा कमजोर होगा, क्योंकि अष्टमेश है ना जी, और लग्न का अधिपति मंगल है। सूर्य और मंगल तो मित्र हो गए, बुध भी कहीं ना कहीं उनसे सटना चाहता है, पर सूर्य है वो नहीं सटने देगा। अष्टमेश है वो बुध, और जाकर के लाभ में बैठा है, लाभ को मिनिमाइज करता है, कमजोर करता है। और दरअसल आपकी कुंडली में जरा गौर करिए तो राहु और केतु की स्थितियां लग्न में ही आ रही हैं, मतलब केंद्र में आ रही हैं। यहां पे राहु, यहां पे केतु, लग्न पे किसी भी ग्रह का प्रभाव नहीं, अकेले शुक्र बैठे हैं। और गौर करिए तो गुरु जो सर्वाधिक शुभग्रह होते हैं ये विवाह को विलंब में ले जाते हैं, तो इस वजह से वो थोड़े मुश्किल स्थिति में ले जाते हैं। और आपकी कुंडली में अभी तो अष्टमेश की दशा चल रही है, और अष्टमेश में जब सूर्य आए या फिर अष्टमेश में जब स्थिति बनती है तो आपकी कुंडली में विवाह के लिए आपने अगर पूछा है तो बुध में गुरु आएंगे 2021 के फरवरी में, और राशि आपकी बनती है मीन की। और इस आधार पर आपकी कुंडली में वो हाँ बिल्कुल बनता है। इस बार के नवंबर के बाद आपकी स्थितियां बिल्कुल अनुकूल हो रही हैं, विवाह के लिए प्रयास करिए। अब वो तो 23 तक चलेगा, तो क्यों घबराना। ये विलंब इस वजह से हो रहा था क्योंकि जन्म कुंडली के सप्तम भाव के अधिपति सप्तम को देख रहे थे। पति सुंदर मिलेगा और अच्छा मिलेगा, व्यवसायिक और ऊंचे पदों को पाने वाला या फिर खुद का व्यवसाय करने वाला मिलेगा। दिशाओं में अगर देखता हूं तो वृश्चिक राशि बनती है, तो वृश्चिक राशि की दिशा में, और उसके बाद वृषभ राशि की दिशा में भी जा सकते हैं। पर एक बात और बताता हूं, जन्म कुंडली में पंचम भाव में चंद्रमा बैठा हुआ है मीन का होकर के, मीन राशि, आपका मन बड़ा परेशान है। क्योंकि सुख भाव में ही राहु बैठे हैं और चंद्रमा के ऊपर से सूर्य और मंगल का प्रभाव है। ये थोड़ा बहुत कई बार परेशानियों को देने वाला भी होता है, पर लग्न के अधिपति मंगल को देख रहे हैं, चंद्र मंगल योग बनाएंगे। नवमांश कुंडली में सुख भाव पे चंद्रमा और मंगल बैठे हैं, जहां मंगल नीच का हो रहा है, जिसका नीचत्व भंग चंद्रमा खुद कर रहे हैं, और यहां वो सुख भाव का अधिपति होकर के अपने भाव से चतुर्थस्थ गया है, नीच का हो रहा है। इस वजह से विवाह मिलाकर करिएगा, विवाह मिलाकर के होना चाहिए, क्योंकि राहु और शुक्र की स्थिति देखता हूं तो दोनों देख रहे हैं। भौतिक रूप से कोई भी कमी नहीं होगी, पर वैचारिक मतभेद थोड़े से बन सकते हैं, क्योंकि यहां का अधिपति उसको देख रहा है, तो यहां भी परेशानी नहीं होने वाली है। पर फिर भी रिस्क लेने से ज्यादा बेहतर है कि अच्छे से मिला लिया जाए, विलंब से सही पर बाद का रोना नहीं। एक बात और कहूंगा कि जन्म कुंडली में गुरु आपकी नवमांश कुंडली में अच्छे हो रहे हैं, पराक्रम में जा रहे हैं बुध के साथ, जहां नीच का वो भी हुआ है, और सबके सब ग्रह, यहां भी मंगल नीच के थे पर चंद्रमा साथ में थे, यहां भी बुध नीच के हैं पर गुरु साथ में है। लग्न का अधिपति शनि आपकी कुंडली में अष्टम में जा रहा है, इस वजह से स्वास्थ्य का विशेष ख्याल, पति के स्वास्थ्य का विशेष ख्याल, और जिस भी जातक से विवाह हो उसके स्वास्थ्य को लेकर के अवेयर होना पड़ेगा। ये आपकी कुंडली थी, विवाह का वक्त आ रहा है, परेशान नहीं होइए। अगर हो सके तो देवी पार्वती की आराधना करिए, माता दुर्गा की उपासना करिए, उनके मंत्रों का जप कर लीजिए, भगवान शिव के मंदिर में जाकर के उनके मंत्रों का जप कर लीजिए, कात्यायनी महामंत्र का जप आप जाकर के मंदिर में किया करिए थोड़े दिन।
कुछ इसी तरीके से आज के कार्यक्रम का समापन करेंगे। मुझे पूरा भरोसा है आप ये 10 लोग जिनके भी कुंडली मैंने चयन में लिए थे, उन लोगों को उनका उत्तर मिल गया होगा। तब तक के लिए इजाजत दीजिए, कल एक बार फिर से उपस्थित होंगे आप सबके सामने। कल का कार्यक्रम देखना मत भूलिएगा। तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार।